हेलो स्टूडेंट्स, मैं याकूब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास के अंतर्गत हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत आता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साथ कल एक और सिद्धांत था जो हमने पढ़ने के लिए बताया था, सागर नितल प्रसार। चूँकि सागर नितल प्रसार का अध्ययन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही सिद्ध हो जाएगा, तो उसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आज हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी सिद्धांत हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखते हैं आज महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया। आज के क्लास के अंतर्गत जो चीज़ पढ़ना है उसको यहाँ से पहले ही एलोबरेट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। किसने दिया? दूसरा कहा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्यों दिया गया। दूसरा प्रश्न, क्यों दिया गया, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत देने के लिए, क्या ज़रूरत पड़ गई, उसको देखेंगे यहाँ पे से। और अंतिम रूप से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण या साक्ष्य। यानी कि आज का क्लास इसी तीनों टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे किसने दिया, दूसरा आखिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देना पड़ा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है हम देख ही लिए थे, फिर से एक बार देखेंगे उसको थोड़ा सा। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण और साक्ष्य के अंतर्गत हम क्लास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिद्धांत किसने दिया। सबसे पहले 1620 में बेकन साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित बात कही। आखिर महाद्वीपीय विस्थापन है क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इससे पहले जरूरी है कि महाद्वीपीय विस्थापन है क्या। प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा कि प्लेट जो है मूवमेंट करते हैं और ये प्लेट स्थल मंडल के बृहद खंड होते हैं और यही स्थल मंडल महाद्वीपों में बटा हुआ है। यानी कि यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन प्लेट हम कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। यानी कि जो स्थल मंडल का टुकड़ा जो प्लेट है वही कहीं ना कहीं महाद्वीप है, उसी से महाद्वीप का निर्माण हो रहा है। जब प्लेट संचलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसके साथ साथ महाद्वीप भी मूवमेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि प्लेट किससे बना है, स्थल मंडल से, और स्थल मंडल से ही महाद्वीप का निर्माण हुआ है। स्थल मंडल से ही महाद्वीप का निर्माण हुआ है। तो प्लेट और स्थल मंडल लगभग एक ही चीज़ है। जब ये दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, संचलन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ ही महाद्वीप है। यानी कि स्थल मंडल का ही भाग है महाद्वीप। तो महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है। यहाँ विस्थापन से मतलब ये है कि महाद्वीप जो है एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 क्लास के अंतर्गत हमने प्लेटों के संचलन के संबंध में ये देखा था कि जब कुछ भी नहीं था, यानी कि ये प्लेटें नहीं थी, तो सारे प्लेट एक समय ऐसा था कि ये सारे प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसको हमने पैंजिया कहा। उसके चारों ओर जो सागर था उसको पैंथालासा कहा। उसके बीच में जो भ्रंश घाटी थी उसके अंतर्गत जो सागर था उसको टेथिस सागर कहा। टेथिस सागर के उत्तरी भाग में जो भूमि थी या जो स्थल मंडल था या जो भाग था वो अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाया। दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इन सब चीज़ों को हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। उसी चीज़ को हम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे महाद्वीप का विस्थापन होता रहता है। हमने देखा कि महाद्वीप का जो स्थापन था 2 दिशाओं में हुआ। पहली दिशा
विषुवत रेखा की तरफ, और दूसरी विस्थापन जो हुआ वो पश्चिम की तरफ हुआ, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का विस्थापन जो हुआ पश्चिम की तरफ हुआ, और इंडियन प्लेट का जो विस्थापन हुआ, जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो उत्तर की तरफ हुआ। तो इन जो ये स्थलाकृतियाँ और ये जो प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं, आज हम जिस सतह पे खड़े हैं, जहाँ भी खड़े हैं, जो जहाँ भी खड़ा है, जिस सतह पे भी है, वो जगह मूवमेंट कर रहा है लगातार, लेकिन इतनी धीमी गति से ये गति होती है, ये मूवमेंट इतनी धीमी गति से होती है, स्लो होता है कि हम इसको ऐसे नॉर्मल एहसास नहीं कर सकते हैं, और ये हमें पता नहीं चलता है। और लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष के बाद लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी ये प्लेट तय करती है, और इसी प्लेट के संचलन के कारण बहुत सारी परिणाम उसके देखने को मिलते हैं। पर्वत की रचना होती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, यानी कि बहुत सारा प्रोसेस इस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो प्लेट वही चीज़ है जो स्थल मंडल है, और जो स्थल मंडल है उसी में से कहीं ना कहीं महाद्वीप का निर्माण हुआ है। तो इन महाद्वीपों का मूवमेंट ही एक जगह से दूसरे जगह चला जाना ही, यानी कि ये जो महाद्वीप हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब उनका विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये चीज़ महाद्वीपीय विस्थापन कहलाती है। तो सबसे पहले इसके बारे में बेकन साहब ने कहा, उसके बाद स्नाइडर, फिशर, और जाकर 1912 में वेगनर महोदय साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित एक क्रमबद्ध अध्ययन को आगे बढ़ाया। महाद्वीपीय विस्थापन के जो साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, उसको प्रस्तुत किया, और इनके अध्ययन के बाद और इनके साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद महाद्वीपीय विस्थापन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने पढ़ाने का विषय के रूप में स्थापित हुआ। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन के क्रमबद्ध अध्ययन का श्रेय जो जाता है वेगनर महोदय साहब पे जाता है। इन्होंने ये प्रमाणित किया अंततः लास्ट में कि महाद्वीप जो है विस्थापित हो रहा है, और उससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, बहुत सारे प्रूफ दिए हैं उसको साबित करने के लिए कि महाद्वीप कैसे विस्थापन कर रहे हैं। क्योंकि किसी के दिमाग में ही शायद आए कि हम जिस सतह पे हैं वो अभी भी मूवमेंट कर रहा है, सोच भी नहीं सकता है आदमी, कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी क्या स्थितियाँ बनी, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ आई, या किस आधार पर ये किसी ने कहा कि जो ये महाद्वीप जो है विस्थापन कर रहे हैं, महाद्वीप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। तो इस संबंध में वेगनर साहब का श्रेय जो है, योगदान जो है सर्वाधिक है। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत दिया, सिद्धांत ही न दिया बल्कि उसको एक विषय के रूप में स्थापित किया, उसको प्रमाणित किया। तो अब देखते हैं दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जहां मैं बोल रहा था कि इतनी स्लो गति से इस प्लेट का मूवमेंट हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता हमें, फिर भी कैसे ये किसी के दिमाग में आया, किसी सिद्धांत, किसी साइंटिस्ट के या किसी विचारक के या किसी भूगोलवेत्ता के दिमाग में, आखिर ये बात कैसे आई कि ये जो है ये महाद्वीप जो है विस्थापन कर रहा है। तो उस चीज़ को हम इसके अंतर्गत देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्यों दिया गया। असल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया उसके लिए कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेत्ताओं ने कुछ आकृतियां या कुछ साक्ष्य या कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी जलवायु क्षेत्र में दिखी जो वहाँ होने के लिए संभव ही नहीं है। यानी कुछ जलवायु क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि उस जलवायु से मेल नहीं खाती, संबंध नहीं रखते। जैसे सपोज दैट हम मान सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में घने वन नहीं मिलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में घने वन नहीं मिलेंगे। विषुवतरकीय क्षेत्र में क्या होगा, विषुवतरकीय क्षेत्र में हमें बर्फ से ढका हुआ सतह नहीं मिलेगा या उसके प्रमाण नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई जलवायु क्षेत्र ऐसा है जहां उस क्षेत्र में उस चीज़ की उपस्थिति संभव प्रतीत नहीं होता है और वो चीज़ वहाँ पे पाई जाती है,
तब जाकर वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। जैसे सपोज दैट मैंने ही बताया कि विषुवतरीय क्षेत्र में अगर बर्फ होने के साक्ष्य मिलते हैं, ये बर्फ हो सकता है कि लाखों साल पहले हुए हो, उनके साक्ष्य अगर मिलते हैं तो ये विचार करने वाली चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है। या ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति का अवशेष मिलता है तो भी ये विचारणीय मत है। दरअसल हुआ यूँ कि कुछ जलवायु क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें मिलने शुरू हुई जो उस जलवायु क्षेत्र से संबंध नहीं रखती। यदि वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता जब रिसर्च कर रहे थे, भूगर्भ की जब रिसर्च कर रहे थे, तो उस समय किसी किसी जलवायु क्षेत्र से ऐसे साक्ष्य मिले, ऐसी चीज़ें मिली जो सामान्यतः उस जलवायु क्षेत्र से संबंध नहीं रखते। जैसे विषुवतरीय क्षेत्र में यदि हिमनद का साक्ष्य मिले, ये साक्ष्य मिले कि कभी न कभी यहाँ पे बर्फ़ का जमाव था, तो ये चीज़ें हैरान करने वाली हैं और इस तरीके के साक्ष्य मिले। ठीक इसके विपरीत यदि ध्रुवीय प्रदेश में, पोलर एरिया में इस तरह के साक्ष्य मिले जो उस जलवायु क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, तो ये चीज़ें भी हैरान करने वाली थी। यानी वैज्ञानिकों को लगातार इस तरीके की चीज़ें मिल रही थी, इस तरीके ऐसी जलवायु में मिल रही थी जो सामान्यतः उस जलवायु से संबंध नहीं रखती। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि राजस्थान, भारत के राजस्थान में हिमनद का साक्ष्य मिला। हिमनद का मतलब हिमनद का ऐसे तो हम ग्लेशियर उसको बोलते हैं। हिमनद नाम से ही इसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हिमनद के साक्ष्य मिले हैं। हिम बर्फ और नद यानी कि हिम की नदी, सामान्यतः इसको ऐसे ही समझ लें, हिम की नदी। ग्लेशियर जो है क्या है? हिम की नदी है, बर्फ की नदी है। राजस्थान के क्षेत्र में यदि हिम नदी जैसे साक्ष्य मिलते हैं तो ये वैज्ञानिकों के लिए हैरान होने वाली बात थी। चूँकि अभी हम देखें तो राजस्थान किस क्षेत्र में आता है? राजस्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, यानी कि तापमान वहाँ का काफ़ी ज़्यादा है और उसके ऊपर भी वो रेगिस्तानी इलाका है, मरुभूमि है। टेम्परेचर गर्मी के दिन में 40-45 डिग्री के करीब जाता है। इतना ज़्यादा तापमान होने के बावजूद यदि उस क्षेत्र से हिमनद के साक्ष्य मिले, बर्फ़ होने के साक्ष्य मिले, चाहे ये साक्ष्य लाखों हजारों साल पहले के क्यों ना हो, लेकिन ये कैसे संभव हो पाया? जहाँ आज मरुभूमि है जिसकी तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री होती है, अगर वहाँ पे बर्फ़ से संबंधित साक्ष्य मिल रहे हैं तो वैज्ञानिकों के लिए ये उत्सुकता के विषय थी, बेचैनी के विषय थी, हैरान करने वाली चीज़ें थी। ठीक इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी कि अंटार्कटिक महाद्वीप में कोयला के निक्षेप मिले हैं, यानी कि कोयला के परत मिले हैं, वहाँ पे कोयला पाया गया है अंटार्कटिक क्षेत्र में। तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? कुछ लोग कहेंगे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अगर अंटार्कटिक क्षेत्र में कोयला मिल रहा है तो कोयला तो ज़मीन के अंदर ही मिलता है, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है, या इसको बोले कि जीवाश्म है। जीवाश्म क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। और फॉसिल्स क्या होता है? ये होता है वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष। फॉसिल्स यानी कि अंटार्कटिक क्षेत्र में जीवाश्म पाए गए हैं, कोयला जीवाश्म है, या हम इसको यूँ कहें कि वनस्पति एवं जीव जंतुओं का अवशेष है। इसी से कोयला का निर्माण होता है। तो और कोयला निर्माण के लिए वनस्पति का घना होना जरूरी है। वनस्पति यदि अधिक मात्रा में है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद जाकर हो सकता है कि कोयला का निर्माण हो, लेकिन उसके लिए वनस्पति एवं जीव जंतु चाहिए। अंटार्कटिक जो है कम तापमान वाला क्षेत्र है, शीत कटिबंध है, वहाँ इतना कम तापमान है कि जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं अभी भी फिलहाल नहीं है। वहाँ पे जीवन सालों भर वहाँ पे अगर हम जीना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, जाकर रहना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर किस तरीके से वनस्पति का विकास वहाँ पे हुआ,
जीवाश्म का विकास हुआ, किस तरह से। ये चीज़ें कुछ थी जो परेशान करने वाली थी। जैसे उत्तरी अमेरिका और मध्य यूरोप में भी हिमावरण के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हिम से ढका हुआ क्षेत्र था। उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र जो था कभी किसी काल में हिम से ढका हुआ था। इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य जो है परेशान करने वाले थे। अब इसके संबंध में, इसको सुलझाने के लिए, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए दो मत दिए गए। दो मत दिए गए। पहला मत यह था कि महाद्वीप अपने स्थान पर रहे, महाद्वीप अपने स्थान पर रहे और जलवायु क्षेत्र बदलता रहा, जलवायु क्षेत्र बदला, पहला। दूसरा यह है कि जलवायु क्षेत्र, दूसरा जो है महाद्वीप विस्थापन किए, विस्थापन हुआ महाद्वीप का और जलवायु क्षेत्र जो है क्षेत्र वहीं रहा, इसका बदलाव नहीं हुआ। दो मत दिए जा सकते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए दो मत दिए जाएंगे। पहला यह है कि महाद्वीप अपने स्थान पर रहे, अपने स्थान पर रहे और जलवायु क्षेत्र बदलता रहा। और दूसरा जो है महाद्वीप विस्थापन किए, महाद्वीप विस्थापन किए और जलवायु क्षेत्र वहीं रहा। दो मत है। दो मत में से अब ये पॉसिबल है। अगर एक को आप प्रमाणित कर पाते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो संभव है। लेकिन अब इसमें से देखने वाली चीज़ें है कि कौन सी सिद्धांत जो है, कौन से मत जो है महाद्वीपीय विस्थापन या जिस तरीके के साक्ष्य हमें मिल रहे थे अलग अलग जलवायु क्षेत्र में, उसको प्रमाणित करने के लिए। तो ये वाला मत जो है इम्पॉसिबल लगता है, असंभव है। इम्पॉसिबल है, असंभव है। किसमें? महाद्वीप अपने स्थान पर है और जलवायु क्षेत्र बदलता रहा, जलवायु क्षेत्र बदलता रहा। ये सोचने लायक भी चीज़ नहीं है, असंभव है। जलवायु क्षेत्र बदलने का क्या मतलब है? जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी सामान्यतः 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है, उसी को हम जलवायु क्षेत्र मान लेते हैं। उसी को सामान्यतः हम जलवायु क्षेत्र मान लेते हैं। ताप कटिबंध को ही जलवायु क्षेत्र अगर मान कर चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम उष्णकटिबंध बोलते हैं। 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है उसको उपोष्णकटिबंध, और 66 डिग्री से 90 डिग्री यानी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है उत्तरी हो या दक्षिणी हो, शीत कटिबंध कहलाता है। पहला मत के हिसाब से ये बदलता रहा। ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, इनका ऊपर नीचे होना संभव होता रहा, या ये जो है अपने स्थान बदलते रहे। ये एकदम से संभव नहीं लगता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसकी। दूसरा जो मत है कि महाद्वीप विस्थापन किया, महाद्वीप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और जलवायु क्षेत्र वही रहा, ताप कटिबंध वही रहा। इस चीज़ को प्रमाणित करने का श्रेय जो जाता है वेगनर को जाता है, जिसकी शुरुआत बेकन ने किया था। स्नाइडर ने उसको आगे बढ़ाया, फिशर ने उसको आगे बढ़ाया और अंततः जाकर वेगनर ने इसको प्रमाणित किया। तो ये वाला क्षेत्र जो है महाद्वीप जो है विस्थापन किए और जलवायु क्षेत्र वहीं रहा। दो मत दिए गए थे, ये वाला मत ज़्यादा प्रमाणित लगता है। अब इसी को प्रमाणित करने के लिए वेगनर साहब ने बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए या बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कई प्रमाण दिए और उसके आधार पर ये कहा गया कि जो है महाद्वीप जो है विस्थापन करते हैं, या महाद्वीपों का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा है, विस्थापन होता रहा है। उसी के आधार पर, इसी विस्थापन के आधार पर हम प्लेट टेक्टोनिक भी पढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मजबूती देता है। यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक पिलर है, उसका स्तंभ है, मेन पार्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण के रूप में वेगनर साहब ने क्या कहा, किस तरह उसको प्रमाणित किया। तो प्रमाणित करने का पहला जो साक्ष्य था
पहला जो था स्थानों को जोड़ना, स्थानों को जोड़ना, ये क्या बोला है, इसका क्या मतलब हुआ स्थानों को जोड़ना। ये यूं कहें कि महाद्वीपों को जोड़ना, स्थानों को जोड़ना या महाद्वीपों को जोड़ना या प्लेटों को जोड़ना। क्या हम ये कर सकते हैं कि प्लेटों को जोड़ कर देख सकते हैं? ये तो संभव है नहीं कि हम प्लेट को लाकर जोड़ कर देखें। क्या हम कल्पना कर सकते हैं, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेट अगर कहीं ना कहीं उनका विस्थापन हुआ है, कभी ना कभी ये सारे प्लेट एक रहे हैं, तो जोड़ने के बाद चूँकि 12 ही टुकड़े हैं, सामान्यतः कुछ हद तक तो इनको जोड़ा जा सकता है, कुछ तो साक्ष्य इससे हमें मिलेंगे। तो उस आधार पर वेगनर महोदय ने प्रयास किया और ये काफ़ी आश्चर्यजनक रहा कि बहुत सारे पृथ्वी के सतह को, महाद्वीप को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो बड़ी ठीक ठाक एक दूसरे से बैठ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं स्थानों को जोड़ना। इसमें पहला, इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एटलस लें। अगर मैं यहाँ पे बोलता रहूँ, जगह का नाम बार बार आएगा, बहुत सारे जगह का नाम आएगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एटलस प्रयोग करें और उसमें जो वर्ल्ड मैप है उसको देखें कि अफ्रीका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या और भी जो स्थान है उनका लोकेशन क्या है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे बोलते रहूँ कि इन स्थानों से जोड़ा जाए, तो ये एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तो इससे कुछ बात समझ में नहीं आएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। या तो आप मैप का प्रयोग करें, एटलस लेकर देखें, या मोबाइल में हो सकता है कि वर्ल्ड मैप एक डाउनलोड कर ले गूगल से जाकर, आसान हो जाएगा, तो उसको देखें। उसके बाद देखें कि यह स्थान को कैसे, जब मैं किसी स्थान का नाम ले रहा हूं तो उसको मैप में देखें उसको जिस तरह से भी हो सके। तो पहला जो साक्ष्य था उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या प्रमाण दिया गया। तो पहला के अंतर्गत ये कहेंगे, यदि ब्राजील का पूर्वी भाग और अफ्रीका के गिनी के खाड़ी, अफ्रीका के गिनी के खाड़ी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि ब्राजील के पूर्वी भाग को गिनी के खाड़ी से जोड़ा जाए। गिनी के खाड़ी कहाँ है? तो गिनी की खाड़ी अफ्रीका में है, अफ्रीकी महाद्वीप में है गिनी की खाड़ी। यदि ब्राजील के पूर्वी भाग को गिनी के खाड़ी से जोड़ा जाए, गिनी के खाड़ी में ले जाकर उसको फिट किया जाए, तो वो ठीक ठाक सटीक रूप से बैठ जाता है। कौन? तो ब्राजील का पूर्वी भाग और अफ्रीका के गिनी के खाड़ी, ये ठीक ठाक एक दूसरे से बैठ जाते हैं। संरचना में भी आप देखेंगे, आप कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे तो लगेगा कैसे कि एक दूसरे के साथ फिट हो जा रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं दक्षिणी भारत, यानी कि साउथ इंडिया, मेडागास्कर, मालागासी इसको हम बोलते हैं, मेडागास्कर। ये इसका लोकेशन क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में है, पूर्वी तट के समीप है। ये आइलैंड है मेडागास्कर, और तीसरा जो है पूर्वी अफ्रीका। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये तीनों भी एक दूसरे के साथ ठीक ठीक बैठ जाते हैं। दक्षिण भारत के साथ मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट के समीप है, एक द्वीप है, इसकी क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। तो मेडागास्कर, दक्षिणी भारत और पूर्वी अफ्रीका, अगर इनको जोड़ा जाए तो ये ठीक ठाक एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। काफ़ी इनमें समानताएं हैं, एक दूसरे के साथ फिट हो जाती हैं। तो पहला जो था स्थानों को जोड़ना, तो ब्राजील का पूर्वी भाग जो है गिनी की खाड़ी में ठीक से फिट हो जाता है। मेडागास्कर, दक्षिणी भारत और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ेंगे तो ये फिट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सी, ये कनाडा या उत्तरी अमेरिका के नज़दीक है, कनाडा के समीप है ये जो क्षेत्र है। ग्रीनलैंड, एलिसमीर क्या है? आइलैंड है, एलिसमेर द्वीप,
और दूसरा तीसरा बैफिन द्वीप, बैफिन लैंड इसको भी बोलते हैं, बैफिन द्वीप। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए एक दूसरे के साथ, अगर इन तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए तो ये तीनों आइलैंड भी ठीक ठाक एक दूसरे के साथ फिट हो जाती हैं। यदि इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि अगर हम किसी द्वीप को या किसी महाद्वीप को एक दूसरे के साथ जोड़े, टुकड़ों के साथ जोड़े तो ठीक ठीक फिट हो जाना, तो इससे कम से कम एक मत तो प्रमाणित होता है या एक साक्ष्य तो प्रस्तुत होता है कि हाँ ये कभी ना कभी एक दूसरे के पार्ट रहे हैं। अगर नेक्स्ट प्रूफ दिया जाता है तो और ये पक्ष जो है और मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ अगर स्थानों को जोड़ते हैं तो ये तीन दशाएं मिलती हैं, ग्रीनलैंड, बैफिनलैंड और एलिसमीर। ये जो है उत्तरी अमेरिका के नज़दीक हैं, कनाडा के समीप है। तो ये तीनों चीज़ द्वीप जो है एक दूसरे के साथ आसानी से फिट हो जाती हैं। ब्राज़ील का पूर्वी भाग अफ्रीका की गिनी के साथ फिट हो जाता है। दक्षिणी भारत, मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका को हम जोड़े तो ये तीनों जगह भी एक दूसरे के साथ फिट हो जाती हैं। अब हम कुछ अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दूसरा, यदि उत्तरी अमेरिका और यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट या पूर्वी भाग और यूरोप का पश्चिमी भाग, अगर इन दोनों को देखा जाए तो इनकी भौमिक संरचना में यानी फिजिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। किसमें? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप के पश्चिमी भाग, दोनों अटलांटिक तट के अटलांटिक महासागर के दो छोर हैं। कौन? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप के पश्चिमी भाग क्या है? अटलांटिक महासागर के दो छोर हैं। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा भौमिक संरचनाएं समान मिलती हैं। भौमिक संरचना यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर। दक्षिणी अमेरिका देखें, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग, इन दोनों में भी भौमिक संरचना यानी बनावट के आधार पर फिजिकल स्ट्रक्चर, भौमिक संरचना के आधार पर इनमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो चीज़ जो हैं, एक तो स्थानों को जोड़ना और दूसरे उनके संरचना को देखना, इन आधार पर हम कह सकते हैं कि या हम ये कहें कि दो साक्ष्य कम से कम हमारे पास ऐसे हैं जो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि ये कंटिनेंट जो थे, ये महाद्वीप जो थे, कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यदि हम एक और साक्ष्य देखें, जैसे 3 नंबर कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के पठार, इनकी रासायनिक संरचना और बनावट सेम है। किसका? दक्षिणी भारत की जो पठार है, ऑस्ट्रेलियाई जो पठार है, दक्षिण अफ्रीकी का जो पठार है और ब्राज़ील का जो पठार है, ये चारों क्षेत्र कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ रहे थे। ये चारों क्षेत्र जो है हमने देखा जब हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पेंजिया को बांट कर देख रहे थे, तो ये चारों क्षेत्र जो थे एक प्लेट में आ रहे थे, एक टुकड़े में आ रहे, दक्षिण वाले भाग में आ रहे थे। और ये चीज़ भी उसके हिसाब से दक्षिण वाले भाग में आएगी, दक्षिणी भारत, मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका। तो हम देखते हैं दक्षिण भारत का पठार, ऑस्ट्रेलियाई पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार और ब्राज़ील का पठार, इन पठारों में काफ़ी अधिक जो है समानताएं देखने को मिलती हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये पठार कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये क्षेत्र जो थे कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब जुड़े हुए थे, इसका सीधा मतलब है कि टूटने के बाद ही इनका विस्थापन हुआ है, यानी कि विस्थापन हुआ है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन के जो प्रमाण है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको अभी प्रूफ कर रहे हैं।
उसके साक्ष्य को कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ या नहीं, अगर हुआ तो प्रमाण दें। तो प्रमाण के आधार पर अभी तक हमने ये 5 चीज़ें देखी। एक चीज़ स्थानों को जोड़ना, उसके 3 अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी कि कम से कम फिलहाल अभी तक हम 3 साक्ष्य देख पा रहे हैं जहां ये तय हो रहा है, यह प्रमाणित हो रहा है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। कुछ साक्ष्य और है, उसको भी देखते हैं। उसको हम देखते हैं कैसे कि यदि कोई स्थान, कोई जगह, कोई द्वीप, किसी का विस्थापन हो रहा है तो कुछ तो उसका स्पीड होगा। अब तो कम से कम वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत इतना पता करना मुश्किल नहीं रहा, तो आसानी से पता किया जा सकता है कि आखिर इनकी गति क्या है, इन प्लेटों की गति क्या है। हो सकता है कि अलग अलग प्लेटों का गति अलग अलग हो, अलग अलग द्वीपों का गति अलग अलग हो। एक अध्ययन के आधार पर जहां ग्रीनलैंड से संबंधित है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच की दूरी नापी गई। कुछ वर्षों के अंतराल में कनाडा और ग्रीनलैंड की दूरी मापी गई। तो देखते हैं कब कब मापी गई। पहला चीज़ तो ये देख लेते हैं कि कब मापी गई। पहला बार 1823 में, ठीक है। दूसरी बार 1870 में और तीसरी बार 1917 में। ये दूरी मापी गई ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। वैज्ञानिक अध्ययन इतना तो कम से कम अभी है कि इसका स्पीड और गति और दूरी माप सके। तो उस आधार पर हम देखते हैं जब इनकी दूरी मापी गई तो इससे ये साक्ष्य निकला 1823, 1870, 1917 में, तो कुछ तो कमी आई होगी दूरी में। अगर ग्रीनलैंड की गति जो है कनाडा की तरफ हो रही है तो 1823 की तुलना में 1917 में कुछ तो कमी आई होगी दोनों के बीच की दूरी में। तो उसके आधार पर यह कहा गया कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में 1 साल के अंदर लगभग 25 मीटर की कमी आती है। 25 मीटर की कमी आती है। कितना? 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष के अंदर। ये हम कहें कि हम ये भी कह सकते हैं ग्रीनलैंड जो है 25 मीटर की गति करती है 1 साल के अंदर, और इसकी गति की दिशा जो है कनाडा के तरफ है। यानी कनाडा के तरफ 25 मीटर बढ़ती है 1 साल में। अब जहाँ से हम एक बार शुरुआत किए थे उस साक्ष्य को भी देखते हैं, तब जाकर ये प्रमाणित हो जाएगा और अंततः हमको ये मानना पड़ेगा कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, होता है और होता रहेगा। जैसे हम बता रहे थे या देख रहे थे हम लोगों ने पहले ही कि राजस्थान में क्या हो रहा था, हिमनद के साक्ष्य मिले हैं। हिमनद के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का ये जो भाग है या राजस्थान का ये जो भाग है महाद्वीपीय विस्थापन करते हुए कभी ना कभी जो है शीत कटिबंध के अंतर्गत गया होगा या ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत रहा होगा, तब ना वहाँ पे हिमनद से संबंधित साक्ष्य मिलेंगे। दूसरा हम देख रहे थे कि अंटार्कटिक महाद्वीप में क्या मिला? कोयला। कोयला किस चीज़ से रिलेटेड है? कोयला जो रिलेटेड है वो जीवाश्म है। और जीवाश्म जो होता है, फॉसिल्स जो है, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का अवशेष है। यानी कि लाइफ, जहाँ लाइफ होगी, जहाँ जिंदगी होगा, चाहे पेड़ पौधा हो या कुछ भी हो, तब वहाँ हमें फॉसिल्स मिलेंगे। और अंटार्कटिक में कोयला मिलता है जो कि वनस्पति का फॉसिल्स है, जीवाश्म है। यानी कि अंटार्कटिक वाला क्षेत्र भी कभी ना कभी किस क्षेत्र में रहा होगा? कम से कम तो ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं रहा होगा, क्योंकि कोयला निर्माण के लिए वनस्पति की डेंसिटी भी जो होनी चाहिए, डेंसिटी अधिक होनी चाहिए, उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, वनस्पति की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तब जाकर कोयला का निर्माण होगा। तो कम से कम तो ये तय है कि ये शीत कटिबंध में नहीं होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि ये ताप कटिबंध में आए, कम से कम उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आए या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में रहे। तो ये कभी ना कभी अंटार्कटिका फिलहाल जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, कभी ना कभी वो दूसरे स्थान पे रहा है।
तीसरे में हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ भाग में हिमावरण के साक्ष्य मिले हैं। हम बोलते हैं ना आइस एज के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वो क्षेत्र कभी न कभी जो था हिम से ढका हुआ था, हिमावरण के साक्ष्य मिले हैं। तो जो हम देख रहे थे, दो मत हमने देखा। पहला था कि महाद्वीप अपने स्थान पर रहे, जलवायु क्षेत्र बदलता रहा, और दूसरा ये था कि महाद्वीप जो है विस्थापित करते रहे और जलवायु क्षेत्र अपने स्थान पर रहा। तो दूसरा मत जो है प्रमाणित होता है यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंटार्कटिक में कोयला मिल रहा है, राजस्थान में हिमनद मिल रहा है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हिमावरण के साक्ष्य मिल रहे हैं। बहुत सारे महाद्वीप को एक साथ जोड़ने पर वहाँ पे क्या मिलता है, वो एक दूसरे से ठीक फिट हो जाते हैं, यानी कभी ना कभी ये सारे महाद्वीप, ये सारे प्लेट एक साथ जुड़े हुए थे, तभी एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो उनके टूटने के बाद ही ये टुकड़ों में बटे हैं, और टुकड़ों के बटने के बाद ही इनका विस्थापन हुआ है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है, साक्ष्य है कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। अब इसमें कोई दुविधा नहीं है, अब ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि महाद्वीप का विस्थापन होता है या नहीं होता है, या कैसे होता है। तो जितने पक्ष देखने थे महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य के, उतने हमने देखे अभी फिलहाल। एक और अजीबोगरीब किस्म का एक उदाहरण देखने को मिलता है कि एक जीव है यूरोप के क्षेत्र में, लैमिंग्ज। ये जीव करता क्या है कि अटलांटिक क्षेत्र में आकर, यानी कि यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र पर और अटलांटिक के तट पे आकर ये अटलांटिक महासागर में कूद कर जान दे देता है। ये इस तरीके के जीव में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो कुछ विद्वानों ने ये अनुमान लगाया ऐसे कि कभी न कभी इनके पूर्वज जो थे इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और ये जो है अपने पूर्वजों से मिलने वाले, या पूर्वज इनके जहाँ विस्थापित हो गए उस क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और इसी क्रम में वो अटलांटिक महासागर में जाकर डूबकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के साक्ष्य भी दिए जाते रहे हैं। तो बहुत सारा साक्ष्य ऐसा है, और यहाँ पे सारे को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। जितना हमारे लिए ज़रूरत था, जितनी ज़रूरत थी कि ये बात प्रमाणित हो जाए कि महाद्वीप का विस्थापन होता है, अभी भी फ़िलहाल हो रहा है, पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इस प्रमाण को पूरा करने के लिए, इस मत को पूरा करने के लिए इतने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। तो आज जो हम महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में जो चीज़ पढ़ रहे थे, आज कंप्लीट हुआ। कल जो होगा, कल का जो क्लास होगा, हम महाद्वीपों का विस्थापन का या प्लेटों का संचलन किस प्रकार होता है, गति का उनका जो मूवमेंट होता है डायरेक्शन के हिसाब में कैसे होता है, और उनके द्वारा कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उनको देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मिलते हैं। थैंक यू।